जय हिंद दोस्तों। मैं रजा आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल रजा एकेडमी पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो भौतिकी विज्ञान का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट ये है। भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम प्रकाश परिवर्तन और अपवर्तन है और उसका यह सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, उसके बाद हम इस सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सेकेंड पार्ट में कुल हमने 22 प्रश्न लिए हैं, जिन प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में करेंगे। तो आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। हमारा जो 22वां प्रश्न है वह ये है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा होता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है, ऑप्शन सी तिरछा होता है, ऑप्शन डी आधा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा कैसा होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना वह हमेशा सीधा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने 24वां प्रश्न के ऊपर। हमारा 24वां प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आपको ध्यान क्या देना है प्रश्न में? छोटा कह रहा है और आभासी को काल्पनिक कहा जाता है। तो किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए क्या वह अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी क्या वह उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी क्या वह समतल दर्पण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 24वां प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में किनका फोकस दूरी धनात्मक होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो फोकस दूरी होता है ना वह धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है, अवतल का जो होता है वह ऋणात्मक होता है। फिजिक्स में इस तरीके से माइनस भी ई को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक कहा जाता है और प्लस वी को धनात्मक कहा जाता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है ना उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है तथा उत्तल लेंस का भी जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक ही होता है। बढ़ते हैं अपने 25वां प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। इससे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये क्या है, एक दर्पण है। तो यहाँ पर जो होता है ये ध्रुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी, फोकस यहाँ पर फोकस होता है। तो बोल क्या रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्या अक्ष कहते हैं, ऑप्शन बी फोकसांतर कहते हैं, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऑप्शन डी वक्रता व्यास कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो हमारा 25वां प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फोकसांतर। यहाँ और यहाँ के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। और ये पूरी दूरी को हम क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे दर्पण का व्यास कहते हैं। बढ़ते हैं अपने 26वां प्रश्न की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है वह कैसा होता है? यहाँ पर दिया है आर और यहाँ पर दिया है एफ। तो इसके बीच जो संबंध होता है वह कैसा होता है? ऑप्शन ए एफ बराबर आर बाई 2 होता है, ऑप्शन बी एफ बराबर आर होता है, ऑप्शन सी आर बराबर एफ होता है, ऑप्शन डी एफ बराबर 2 बाई आर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह एफ बराबर आर बाई 2 होता है। यानी जो फोकस दूरी होता है ना वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या उसकी आधा होती है। जैसे कि यहाँ हम समझने का फिर प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा कोई दर्पण हो गया है। ये जो होता है यह पूरा वक्रता त्रिज्या कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या कहला रहा है? एफ कहला रहा है। यानी यहाँ पर मतलब ये निकल कर आता है कि जो फोकस दूरी होता है ना वह त्रिज्या का आधा होता है। ये पूरा त्रिज्या है और इसका आधा जो होगा वह फोकस दूरी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 27वां प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा बनता है और हमें हजामत बनाने के समय जो हमें हमारी जो दाढ़ी मोछ ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं उनको बड़ा देखना होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे अगर कहीं पर भी किसी चीज़ को बड़ा करके देखना होगा ना तो वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर छोटा करके देखना होगा, छोटा करके देखना नहीं, जैसे कि जो छोटा प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या बनेगा? तो उत्तल दर्पण का बनेगा। बढ़ते हैं अपने 28वां प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है,
सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किसका किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी जो उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सोलर कुकर में प्रयोग किसका किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 29वां प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। जो सर्च लाइट होता है उसकी परावर्तक सतह किस दर्पण की होती है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण की, ऑप्शन बी अवतल दर्पण की, ऑप्शन सी समतल दर्पण की, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण की। तो इसका जो जवाब सही होगा वह होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, वह मैं जो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के तहत। अगर आप नहीं जानते हैं कि हमारे चैनल पर दो सीरीज चलाया जा रहा है फिजिक्स के दायरे से, एक जो चलाया जा रहा है फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव के चलाया जाए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तहत चलाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग किन किन कारकों में, किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने 30वां प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है, हाँ, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप इस चीज़ का नोट्स बाखूबी ले सकते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, हमारा 30वां प्रश्न ये कह रहा है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। जो डॉक्टर होता है ना, वह रोगी के नाक, कान, गला आदि के जाँच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अवतल दर्पण। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखना होगा तो वहां पर प्रयोग होगा अवतल दर्पण का। बढ़ते हैं अपने 31वां प्रश्न की तरफ। ये सही प्रश्न है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और अगर याद हो तो इसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। हमारा जो 31वां प्रश्न है, पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा होता है। पानी में डूबा एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और एक वायु में है, हवा में है, तो दोनों का फोकस दूरी कैसा होगा? इन दोनों में उपेक्षा किया जा रहा है कि किसका ज़्यादा फोकस दूरी होगा और किसका कम होगा। क्या मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इस फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है ना, यह कम रहता है। क्या होता है? कम होता है। बढ़ते हैं अपने 32वां प्रश्न की तरफ। हमारा 32वां प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है ना, वह कौन सा प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए बराबर और सीधा होता है, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल लेंस में बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 33वां प्रश्न की तरफ। हमारा 33वां प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। उत्तल लेंस द्वारा कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए फोकस दूरी पर रहता है तब बनता है, ऑप्शन बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब बनता है, ऑप्शन सी अनंत पर रहता है तब बनता है, ऑप्शन डी फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच पर रहता है तब बनता है। तो तुम्हारा जो तीसरा प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा कि लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? तो फोकस से कम दूरी पर रहता है ना, तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं अपने 34वां प्रश्न की तरफ। हमारा 34वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? ऑप्शन ए फोकस दूरी के दुगनी होती है, ऑप्शन बी फोकस दूरी के बराबर होता है, ऑप्शन सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, ऑप्शन डी फोकस दूरी के तिगुनी होती है। तो जो लेंस की क्षमता होती है ना, वो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। बढ़ते हैं अपने 35वां प्रश्न की तरफ। मैं आपको ये बता दूं कि जो क्षमता वाला प्रश्न आता है ना, इस पर भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना चुके हैं, उस वीडियो का आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा 35वां प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक होता है, ऑप्शन बी छोटा और वास्तविक होता है, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी बड़ा और काल्पनिक होता है। इसका जवाब क्या होगा? हमारा 35वां जो प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक होता है, जब उत्तल लेंस में 2F और F के बीच वस्तु को रखा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने 36वां प्रश्न की तरफ। हमारा 36वां प्रश्न है, दो वक्र पृष्ठों के से घिरे
ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वह क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे जो ठोस माध्यम होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है गोलीय लेंस। जो गोलीय लेंस होता है ना, वह दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम कहते हैं। बढ़ते हैं अपने 37वां प्रश्न की तरफ। हमारा 37वां प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग दीर्घदृष्टि दोष के संशोधित किया जाता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि जो दोष होता है, यानी प्रश्न कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कभी अवतल और कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। नहीं, इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर का दृष्टि दोष है, तो इसमें जो प्रयोग होगा वह अवतल लेंस का प्रयोग होगा। बढ़ते हैं अपने 38वां प्रश्न की तरफ। हमारा और कुल 4 प्रश्न बचे हुए हैं। इसके बाद हम इस पार्ट को खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे अगले पार्ट में। हमारा जो 38वां प्रश्न है वो ये है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक और कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वह क्या होगा? हमारा 38वां प्रश्न का जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। जो दर्पण के सामने रखा जाता है ना वह ऋणात्मक होगा। जैसे कि ये यहाँ पर आया तो इधर जो होगा धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा, तो दर्पण के जो सामने आ रहा है वह क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 39वां प्रश्न की तरफ। हमारा 39वां प्रश्न है, प्रत्येक लेंस दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि? प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं क्यों? लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। ऑप्शन बी लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होता है। ऑप्शन सी लेंस की दोनों सतहें समतल होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 39वां प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं जिसके कारण इसका दो वक्रता केंद्र भी होता है। बढ़ते हैं अपने 40वां प्रश्न की तरफ। हमारा 40वां प्रश्न है, ये बोल रहा है कि एफ गोलीय लेंस फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गोलीय लेंस कह रहा है, गोलीय दर्पण नहीं कह रहा है। गोलीय लेंस में जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन बी 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन सी -1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन डी 1/v + 1/u = -1/f। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा 1/v - 1/u = 1/f। अगर इसमें हम प्लस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। अभी जो माइनस लगा दिए हैं इसमें तो यह लेंस सूत्र हो जा रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने 41वां प्रश्न की तरफ। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, क्योंकि फिजिक्स में इसी से संबंधित कुछ अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम हल इंपॉर्टेंट टॉपिक के तहत करा देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो में और हमारे साथ प्लेलिस्ट में आगे बने रहिएगा। हमारा 41वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या है? एफ जो है वह है 10 और आर पूछ रहा है तो आर बराबर 2f होता है, यानी 10 दूनी 20। इसका जो सही जवाब होगा, अवतल दर्पण है तो यहाँ पर अवतल दर्पण है तो यहाँ पर फोकस दूरी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। त्रिज्या दिया है, आर दिया है 28 सेंटीमीटर, एफ पूछ रहा है, ए बराबर r/2 होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी और हम जो भी प्रश्न बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी किस्म की बोलने में त्रुटियाँ हो रही हैं तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ज्ञान से संबंधित, आपके अकेडमिक से संबंधित इससे चैनल पर वीडियो डाला जाएगा। फिलहाल के लिए लेते हैं आप सभी तक मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि वीडियो केमिस्ट्री का होगा। और जय हिंद।